हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक आप देख ही सकते हैं, क्या नाम है, ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। फिर इसके बाद में फील्ड और रिंग, ये भी जो होंगे ये भी मैं साथ के साथ कवर करवा दूँगी। तो इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, और ये ऐसा पार्ट है जो थ्योरेटिकल है पूरा। इसमें काफ़ी सारी थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं। तो वो सारी थ्योरम्स और रिजल्ट्स हैं वो सब हम यहाँ पे करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी आए बताए जिसमें ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के लिए पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो में करवा दूँगी। सो जितना भी होगा ग्रुप में सारा सब कुछ एक वीडियो में कवर करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा सा मैंने बेसिक बता रखा है पहले स्टार्टिंग में। क्यों बता रखा है? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए तो मैं आज आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, कि जो बेसिक्स हैं इससे भी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको जो बेसिक पता होगा तभी आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो, वो सारे के सारे जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है ना। तो फटाफट हम पूरा बेसिक देखते चलते हैं। नंबर 1 डेफिनेशन है यहाँ पर ग्रुपोइड, जिसको हम क्वाशी ग्रुप भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये होता क्या है क्वाशी ग्रुप? बस मैंने यहाँ शॉर्ट में डेफिनेशन लिखी हुई, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी हुई। मैंने यहाँ पर बोला गया कि ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, दैट मीन्स एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा जिसको इस तरीके से एक जी और एक बाइनरी ऑपरेशन मिलकर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जब इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो फिर हम बोलेंगे दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए ग्रुपोइड या फिर क्वाशी ग्रुप। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि ये अगर आपको गिवन है n, प्लस यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑपरेशन यहाँ पे क्या है प्लस। अब आपको चेक करके बताना है इट इज़ क्वाशी ग्रुप और नॉट। तो क्वाशी ग्रुप की डेफिनेशन यदि क्लियर है आपको कि केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कि दो एलिमेंट आप ग्रुप में से लेंगे और उसमें जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई कर देंगे। तो दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है प्लस। तो आप देखेंगे कि इसके क्या सारे के सारे एलिमेंट पे प्लस करने पे वो सारे एलिमेंट क्या वापस से ग्रुप के ही मेंबर हैं क्या। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो एलिमेंट आप ग्रुप में से लेंगे और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे क्या वो जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर ये वाली प्रॉपर्टी ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है देन वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। तो जैसे पहला एग्जांपल है n, प्लस के कोई भी आप दो नेचुरल नंबर लेंगे उनको प्लस करेंगे, अगेन एक नेचुरल नंबर मिलता है। तो यस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी इसके लिए। सो इट इज़ अ क्वाशी ग्रुप। अब है यहाँ पे ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं देन अगेन रेशनल नंबर मिलेगा, देन इट इज़ ऑल्सो क्वाशी ग्रुप। सेट ऑफ रियल नंबर प्लस करेंगे किसी भी रियल नंबर को, वापस आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर। सो इट इज़ ऑल्सो क्वाशी ग्रुप। फिर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर प्लस करेंगे तो वापस से पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। सो इट इज़ ऑल्सो सेट ऑफ होल नंबर, यस इट इज़ ऑल्सो। अब ये दो अलग टाइप से हैं, इनको प्रूफ नहीं करना, आप इनको ध्यान रखना। ये है पावर सेट, यानी कोई भी सेट आपको गिवन होगा तो बहुत ABC है तो उसका हम पावर सेट बना सकते हैं। अब उस पावर सेट में ऑपरेशन लगा देते हैं अपन यूनियन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो ये जो बनेगा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इट इज़ ऑल्सो क्वाशी ग्रुप। और ये भी यहाँ पे क्या होगा, क्वाशी ग्रुप होगा, ठीक है ना, पावर सेट यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लेना एग्जाम्पल्स को। तो ये तो हम इस तरीके से चेक करेंगे। अब उसके लिए आपको डेफिनेशन पता होंगे तभी आप चेक कर सकते हो वहाँ पर। फिर नंबर 2 है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मीन्स जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो और एसोसिएटिविटी भी हो। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि 3 एलिमेंट लेंगे ABC और इस तरीके से होना चाहिए कि A*B। A* का मतलब जो भी ऑपरेशन है वो लगाया दो एलिमेंट के बीच में और वापस से अपन ने तीसरा एलिमेंट ऑपरेट किया। इट इज़ इक्वल टू A*B*C। ये होती है एसोसिएटिविटी। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना कि प्लस ऑपरेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, यूनियन हमेशा एसोसिएटिव होता है एंड इंटरसेक्शन हमेशा एसोसिएटिव होता है। ये तो स्टैंडर्ड है। अगर कहीं भी ये ऑपरेशन आपको गिवन है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल देंगे। तो जैसे यहाँ पे जो सारे ऑपरेशन है वो प्लस, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन है तो सब में एसोसिएटिव होगा। क्लोजर हम ऊपर चेक कर ही चुके हैं। तो जिन जिन में हमने क्लोजर चेक किया वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सेमी ग्रुप भी। तो ये सारे के सारे सेमी ग्रुप भी हैं, साथ में क्वाशी ग्रुप भी है। लेकिन अब नंबर 3 है लूप। लूप कैसे कहते हैं, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तो फिर वो बनेगा यहाँ पर लूप। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यहाँ देख लेते हैं अपन कि प्लस ऑपरेशन के लिए हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, ये हमेशा याद रखना।
और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1 ऑलवेज। ऐसे ही यूनियन के लिए अगर अपन आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं तो यूनियन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 5 और इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहाँ पर सेट S, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 4 डेफिनेशन है मोनोइड। मोनोइड मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, ये तीनों होल्ड होंगे तो मोनोइड बनेगा। फिर ग्रुप में 4 कंडीशन आ जाती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, तो ग्रुप बन जाता है। इन्वर्स मीन्स ईच एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए तो ग्रुप बनता है। फिर नंबर 6 है कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप। तो ऐसे होता है कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप। तो इसमें क्या डेफिनेशन है कि ग्रुप होना चाहिए प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होगा कि ग्रुप में से कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं, तो अगर ए को बी से ऑपरेट करो या बी को ए से ऑपरेट करो, यदि दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे ग्रुप क्या है, कम्यूटेटिव। जैसे कि हमने बोला ए प्लस बी या बी प्लस ए बराबर होगा प्लस ऑपरेशन है तो, या फिर ए बी इक्वल टू बी ए अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो। अब ये जैसे कि मैंने यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अगर हमें इन्हें चेक करना है कि इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है नहीं या फिर ये ग्रुप है भी या नहीं है, तो जब भी आपको ग्रुप चेक करना हो किसी को भी, तो नंबर 1 आप उसमें देखा करो आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो जैसे कि सपोज मैंने ये देखा n, प्लस। अब प्लस में हमने बोला कि आइडेंटिटी क्या है 0, बट 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अ ग्रुप। फिर n, प्लस, n, क्रॉस, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट 1। अब 1 तो n के अंदर होता है। अब जैसे आपने आइडेंटिटी एलिमेंट चेक किया तो फिर अब आपको जाना इन्वर्स पे कि क्या इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमेशा प्लस ऑपरेशन के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट बनेगा वो माइनस है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो इन्वर्स एलिमेंट बनेगा वो 1/a। तो अब यहाँ पे हमने बोला आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है। अब आप क्या देखेंगे इन्वर्स एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बोला कि इन्वर्स क्या होता है 1/a, तो क्या 2 का इन्वर्स 1/2 n में है नहीं है, तो इस वजह से ये भी ग्रुप नहीं बनेगा। सेम थिंग विद होल नंबर। होल नंबर क्या है 0 से स्टार्ट होंगे इन्फाइनाइट तक जाते हैं। तो प्लस के लिए मैंने क्या बोला इन्वर्स क्या होगा यहाँ पे माइनस है, तो क्या -1 इसमें -2 इसमें नहीं है, तो ये भी ग्रुप नहीं है। जेड और क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये जो सेट है इसमें 0 भी बिलोंग करता है, तो 0 का जो इन्वर्स होगा वो बनेगा 1/0, और 1/0 का जो इन्फाइनाइट जो कि इसका मेंबर नहीं है, सो ये भी यहाँ पे ग्रुप नहीं है। तो मैंने यही सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं जो ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो ग्रुप नहीं बनाने का रीज़न है कि एक एलिमेंट 0 इनमें एग्जिस्ट करता है जिनका जो इन्वर्स है वो उस सेट में बिलोंग नहीं करता है, सो दैट्स व्हाई दीज ऑल सेट आर नॉट फॉर्म अ ग्रुप। अब ग्रुप ही नहीं होंगे तो अबिलियन ग्रुप होने का तो सवाल ही नहीं होता। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, उसके लिए हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब ग्रुप का बेसिक तो हमने देख ही लिया कि डेफिनेशन क्या होती हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, और ये जो प्रॉपर्टीज़ में मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ये सारी वेल नोन थ्योरम्स हैं जिनको हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। तो 1 बाय 1 देखते हैं, जिसमें पहला रिजल्ट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है स्मॉलेस्ट ग्रुप, कि जो सबसे छोटा ग्रुप होता है वो हमेशा ये होता है सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट और कोई बाइनरी ऑपरेशन। तो आराम से इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ग्रुप। फिर 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन जिसमें होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट को रखने वाला जो सेट होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा। और ग्रुप थ्योरी में हमेशा जो ई होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये इसका नोटिफिकेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट का, क्लियर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1। तो इसमें हमने कंसिडर किया लेट G, स्टार बी ए ग्रुप, देन नंबर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक का मीनिंग है कि हर ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एक ही होगी, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ग्रुप के लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होती है। फिर नंबर 2 है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट का मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप में उन सबका इन्वर्स जो होता है वो भी यूनिक होता है। अगर जी में 5 एलिमेंट्स हैं A B C D, ई तो हमने बोला आइडेंटिटी एलिमेंट है, और F, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होता है वो बेसिकली हमेशा आइडेंटिटी को डिनोट करता है। तो E B C D E F ये यहाँ पे 5 एलिमेंट है,
तो इन पांचों एलिमेंट के जो इन्वर्स होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब केवल एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे किसी भी ग्रुप के लिए। फिर नंबर 3 प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल का मीनिंग है ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का अगर 2 बार इन्वर्स निकाल देंगे तो वापस हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। नंबर 4, अगर ग्रुप में से कोई भी 2 एलिमेंट आप कंसिडर करते हैं, आप उनको ऑपरेट करते हैं ए स्टार बी, ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी हो सकती है, ए बी का मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालें तो ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया था कि यदि एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन मेंशन नहीं है तो हमारे लिए अंडरस्टूड होगा कि जो भी ग्रुप है उसका बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों के बीच में है। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है या ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में, और ये वाली फॉर्म भी हो सकती है जो मैंने यहाँ मेंशन की है कि ए स्टार बी का होल इन्वर्स निकालें तो वो हमेशा होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। कब होगा? जब कोई भी ग्रुप दे रखा आपको रेंडमली, स्पेसिफाई नहीं कर रखा है ग्रुप का नाम, बट आपको कोई भी ग्रुप गिवन होगा तो ऐसा होगा। अब नोट लगा के मैंने लिखा है कि इफ़ जी इज एन अबिलियन ग्रुप, अगर अबिलियन ग्रुप है तो फिर ए स्टार बी का इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो याद रख सकते हैं कि ये तो कब होगा? जब जी कोई भी रेंडमली ग्रुप हो, और अगर हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दी कि जी अबिलियन ग्रुप है तो फिर ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा हमेशा। फिर नंबर 5 है लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ। अब लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ का मीनिंग है कि कोई एलिमेंट होगा इस तरीके से कि ए स्टार एक्स ए स्टार वाई, यानी जो एक्स एंड वाई है वो किसी सेम एलिमेंट से लेफ़्ट से ऑपरेट हो रहे हैं, तो हम इनको लेफ़्ट साइड से कैंसिल कर सकते हैं और ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। तो ग्रुप थ्योरी में हम ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे ये लॉ लिखना होता है या लॉ बताना होता है कि आप किस लॉ की हेल्प से ये दोनों एलिमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। तो उसका नाम दे रखा है यहाँ पर लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। ऐसे ही राइट कैंसिलेशन लॉ में ये जो ए होगा, यानी सेम एलिमेंट अगर राइट साइड में लिखा हुआ है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, बट किस लॉ की हेल्प से कैंसिल करोगे? राइट कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से, और ये दोनों एलिमेंट क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। फिर नंबर यहाँ पे 7 प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी देन इक्वेशन ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड बी स्टार ए इक्वल टू बी। एक्स एंड वाई को हमने ए से ऑपरेट किया, कहाँ से? लेफ़्ट और राइट से ऑपरेट करने पे अगर हमें बी मिलता है तो ये जो 2 इक्वेशंस आएंगे ये दोनों इक्वेशन के हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होंगे जी में। तो ये प्रॉपर्टी है छोटी सी। फिर नंबर 8 है इफ़ जी को मैं स्टार बी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी देन इफ़, अगर ग्रुप के फॉर ऑल का मीनिंग है अगर ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन हम बोलेंगे जी अबिलियन है। तो ये यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किया मैंने वो इम्पोर्टेंट है कि जी के सभी एलिमेंट्स के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी में अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 और 3 एलिमेंट के लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है और इस एलिमेंट के लिए नहीं होती है और फिर आप बोल देंगे जी अबिलियन है। ऐसा नहीं होगा कि सभी एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए तो फिर हम बोलेंगे जी अबिलियन है। इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर ऑल अप्लाई किया है कि सभी एलिमेंट्स के लिए। फिर नंबर 9 है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज इट्स ओन इन्वर्स देन जी अबिलियन। अब फिर से यहाँ लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट कि ग्रुप के अगर सभी एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है तो फिर जी अबिलियन होगा। तो ये बेसिकली इसी का कोरोलरी पार्ट है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट तो उसमें यही होता है कि अगर ए स्क्वायर बराबर ई है इसका मतलब ए बराबर ए इन्वर्स होगा। तो एलिमेंट और एलिमेंट के इन्वर्स आपस में बराबर होंगे। तो अगर एलिमेंट के इन्वर्स बराबर है इसके अकॉर्डिंग जी के सभी एलिमेंट के लिए तो जी क्या होगा? अबिलियन होगा। इसी को हमने अलग तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज में लिख के एक नई प्रॉपर्टी बना दी। क्लियर? तो 9 प्रॉपर्टीज़ है, कुछ और आगे देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की। तो नंबर 10 प्रॉपर्टी है कि इफ़ जी कॉमा स्टार बी ए ग्रुप एंड ए एंड बी आर 2 एलिमेंट्स देन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज अबिलियन। तो यदि ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो जी अबिलियन होगा और जी अबिलियन है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये। फिर नंबर 11 प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए बी की पावर n इक्वल टू ए पावर n बी पावर n फॉर एनी 3 कॉन्जुकेटिव इंटीजर्स, किन्हीं भी 3 क्रमागत संख्याओं के लिए यदि ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन जी इज अबिलियन ग्रुप। तो दिस इज़ नॉट इफ़ एंड ओनली प्रॉपर्टी। बस ये है कि अगर ऐसा है तो जी अबिलियन होगा, बट अगर जी अबिलियन है तो ये इस कंडीशन को इम्प्लाई नहीं करेगा।
फिर नंबर 11 प्रॉपर्टी है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, वो देखते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, 3, 4, 5 आर ऑलवेज अबिलियन, और यहाँ मैंने लिखा हुआ एवरी का मतलब जितने भी ग्रुप होंगे जिनका ऑर्डर या तो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो वो सारे के सारे हमेशा अबिलियन होंगे। ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से एक क्वेश्चन आता है, ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम होते हैं नेट गेट के, उनमें द लिस्ट पॉसिबल ऑर्डर फॉर अ नॉन अबिलियन ग्रुप। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा से छोटा पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा किसी नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए। तो हमने यहाँ पे बोला 2, 3, 4, 5 ऑर्डर के सारे ग्रुप अबिलियन हैं, तो जो 6 नंबर का ग्रुप है दैट मीन दिस वन इट इज़ अ नॉन अबिलियन ग्रुप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे 6 ऑर्डर के ग्रुप नॉन अबिलियन होंगे। हमने बोला कि जो पॉसिबल ऑर्डर है लिस्ट ऑर्डर किसी नॉन अबिलियन ग्रुप का, और जो छोटा से छोटा ऑर्डर है वो 6 होगा यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है। ठीक है ना। बट 5, 4, 3 और 2 ऑर्डर के सारे ग्रुप हमेशा अबिलियन होंगे, इनमें कभी नॉन अबिलियन ग्रुप नहीं मिलेगा। सो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर। अब हमारा टॉपिक चेंज होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो इससे तो कई सारे क्वेश्चन आए बताए, और ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब हम देखते हैं इसमें 1 बाय 1। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का मीनिंग, क्या लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो लिस्ट यानी सबसे छोटा सा छोटा इंटीजर होना चाहिए। कौन सा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर n। तो उसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कब, इफ़ a की पावर n इक्वल टू e मिल जाए। तो अगर a की पावर n इक्वल टू e है, इसका मीनिंग है ऑर्डर ऑफ a बराबर n, यानी उस एलिमेंट का ऑर्डर n के इक्वल है। अब a पावर n का मीनिंग क्या होता है, वो ये है मीनिंग कि हम इस a को n टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कि जो भी ऑपरेशन आपको गिवन है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसका मीनिंग ये है कि हम a को n टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑपरेट करने पर यदि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो दैट मीन्स वी कैन से ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, ऑपरेट का मीनिंग जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन आपको लगाना है। तो यहाँ g है, g का एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ऑपरेशन आपको गिवन है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है आप यहाँ पे एलिमेंट्स के पावर्स लगाएंगे, यानी उनको मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो यहाँ हमने देखे 3 एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब 1 तो क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो कभी ऑर्डर फाइंड नहीं करते, वो तो हमेशा 1 होता है। तो वो तो मैं अभी प्रॉपर्टीज़ में लिखवाऊंगी। तो एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, जो भी आपके पास एलिमेंट्स बचते हैं उनका हमें ऑर्डर फाइंड करना होता है। तो यहाँ हमने कंसिडर किया ओमेगा। अब इसकी आप पावर्स लगाते जाएं। पावर्स का मीनिंग आप इनको इतनी बार मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ओमेगा की पावर 1 ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा को 2 बार मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब 1 क्या है यहाँ पे इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये हमारे पास लिस्ट नंबर है, सबसे छोटा से छोटा इंटीजर जिसको लगाने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसलिए ओमेगा का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गई डेफिनेशन क्या है। अब इसको एक और हम एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर देखते हैं। अब दूसरा एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसकी भी क्या करेंगे, पावर्स लगाते जाएंगे 1, 2 एंड 3। 1 लगाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर, 2 लगाएंगे तो ओमेगा, 3 लगाएंगे तो ओमेगा 6, दैट मीन 1। तो ये 1 कब मिला आपको, 3 पावर लगाने पर, सो दैट मीन ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो 3, यानी इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 3 के इक्वल। अब नंबर 2 एग्जाम्पल में आपसे बोला गया 1 -1 आयोटा -1 आयोटा। इसका आपको सभी एलिमेंट्स का निकालना है यहाँ पे ऑर्डर। तो 1 तो फिर से क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर तो 1 होगा। अब -1 आयोटा माइनस आयोटा बचा, तो -1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, दैट मीन्स जो -1 का ऑर्डर होगा वो कितना होगा 2। अब बचा आयोटा। आयोटा के पावर्स आप लगाते जाएं जब तक कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट डेट में 1 नहीं मिल जाता। तो हम अच्छे से जानते हैं कि आयोटा के पावर 4 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। बाकी इसके अलावा 1, 2, 3 लगाएंगे तो सारे के सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि जो आयोटा का ऑर्डर है वो कितना होगा 4, क्योंकि लिस्ट नंबर कौन सा है जब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है वो है 4। ऐसे सेम आयोटा स्क्वायर का निकालेंगे तो वो भी आपको पता है कि जब माइनस आयोटा के पावर 4 लगाएंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। सो लिस्ट नंबर यहाँ पे 4 है, सो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 4। तो ये तो डेफिनेशन का मैंने मीनिंग समझाया है यहाँ पे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको अप्लाई कैसे करना है। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़।
और कुछ ट्रिक्स देखते हैं आगे कि कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज 1 एंड इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन ग्रुप जी। मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, और यही एक एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 1 होता है, बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। अब नंबर 2 है कि अगर कोई ग्रुप आपको गिवन है ZP ग्रुप, जो ऐसे डिफाइंड होगा 0 1 2 अप टू P-1 और ऑपरेशन है प्लस P, इसे बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो P। इस ऑपरेशन का नाम है एडिशन मॉड्यूलो P। और अगर प्लस ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी से स्टार्ट होगा हमेशा 0 से, और कहाँ पे एंड होगा P-1 पे। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा ZP ग्रुप का कितना हो जाएगा, ये भी आएगा ZP ग्रुप का ऑर्डर हमेशा P के इक्वल होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें ये रिजल्ट है कि अगर इस ग्रुप में P प्राइम नंबर है देन ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स इज इक्वल टू P। तो फिर आपको वहाँ पे ऑर्डर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा P के इक्वल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आपसे बोला गया Z5, +5 ये ग्रुप है जिसमें जो Z5 होगा वो अगर इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो कितना होगा 0 1 2 3 4। तो कितने एलिमेंट है टोटल 5, इसलिए इसका ऑर्डर तो 5 के इक्वल होगा। बट अगर पूछा जाएगा आपसे कि सपोज इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पूछ ले आपसे 1 2 3 4 एनीथिंग, तो हमेशा सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल। क्यों? क्योंकि जो 5 है यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर है। ऐसे Z7, +7 इसमें भी 7 क्या है प्राइम नंबर है और ऑपरेशन क्या है +7। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पूछ ले आपसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल देंगे किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 7 के इक्वल होगा। तो ये जो रिजल्ट्स हैं वही शॉर्ट ट्रिक्स हैं यहाँ पे बेसिकली। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में जिनके रिजल्ट अवेलेबल होते हैं, बट वो प्रॉब्लम ये है कि हमें वो याद नहीं होते, इसलिए हम उनका आंसर नहीं कर पाते। तो जैसे कि बताया गया था कि मैम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो वो किस टाइप से पूछे गए हैं वो तो हम नहीं बता सकते, बट हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी बेस ही क्वेश्चन पूछे गए हों। तो उसमें से मैंने पहला वाली प्रॉपर्टी तो आपको बता दी, उस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। ये भी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने का एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p, तो इस टाइप का जो एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा n/GCD ऑफ n, p। यानी इस n को हमें डिवाइड करना होगा n और p के GCD से, तो आपको इस एलिमेंट का ऑर्डर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सपोज a का ऑर्डर 100 गिवन है और आपसे a की पावर 20 का ऑर्डर पूछा है, तो ये तो किसके इक्वल हो गया इसके अकॉर्डिंग p, ये क्या हो गया n, तो इसको ऑर्डर किसके इक्वल होगा n/GCD ऑफ n, p। तो इन दोनों का आपको GCD निकालना होगा 20 एंड 100 का। इन दोनों का GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 20, सॉल्व करेंगे 5, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा 5। क्लियर? अब ऐसे ही ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर आप इन तीनों को सॉल्व करके देखना, और आप चाहें तो मुझे आंसर बता देना कमेंट करके। GCD आप सबको फाइंड करना आता होगा कि GCD कैसे फाइंड करते हैं किन्हीं भी नंबर का, तो वो आप अप्लाई करके देखना, ठीक है ना। अब नंबर 4 है वो इसी का ही कोरोलरी पार्ट है। कैसे? कि यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p भी n के इक्वल ही होगा, बट कब होगा व्हेन n एंड p बोथ आर रिलेटिवली प्राइम। तो इस रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन है n, p = 1। तो ये यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है कि यदि n और p का GCD 1 आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऑफ a की पावर p n के इक्वल आ ही गया। तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट तो रिजल्ट 3 वाला, ये तो इसका कोरोलरी पार्ट है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि यदि a का ऑर्डर 11 है, तो हम तो पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर 17। अब हमें पता है कि 17 और 11 दोनों आपस में कोप्राइम है, तो बिना कुछ सॉल्व करे आप आंसर बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ a की पावर 17 भी 11 के इक्वल होगा। तो एक ये दूसरा टाइप का कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड करने का, जो भी प्रॉपर्टी बेस है। अगर रिजल्ट पता है तो आप विदिन 5 to 10 सेकेंड इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट नंबर 5 है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा बराबर होता है।
एक क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि सपोज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 11 है, फिर आपसे बोला गया कि इसके इन्वर्स एलिमेंट का ऑर्डर आप फाइंड करके बताएं। तो ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, तो वहाँ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो बोल देंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर भी 11 के इक्वल ही होगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर 6 है कि इफ़ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा उसके ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो अब इसके क्वेश्चन में आगे करवाते हैं एक आध कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रॉपर्टी पे। अभी तो आप याद रखना कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं होता। क्लियर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे कि सपोज ए जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ई, एंड जो ए है वो इस ग्रुप का मेंबर है जेड कॉमा प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स एंड ऑपरेशन प्लस देन ऑर्डर ऑफ ए। तो फिर इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ एक रिजल्ट है जो कि मैंने उसको क्वेश्चन फॉर्म में बता दिया कि जो इंटीजर्स का ग्रुप होता है उसमें सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा इनफाइनाइट होता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ठीक है ना। और उसके अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं होता। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट वैसे तो ऑपरेशन प्लस है तो क्या होगा 0, तो आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज 1। अब इसके अलावा इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, उन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो वो प्रॉपर्टी मैंने लैंग्वेज में ना लिख के उसको क्वेश्चन फॉर्म में आपको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, और एक क्वेश्चन मैं इस पर भी लिख देती हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। गिवन है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट देन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी ऑलवेज। मीन्स अगर ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है तो एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब ये प्रॉपर्टी क्यों लिखी वो इस टाइप के क्वेश्चन करने में काम में आती है। एक प्रॉपर्टी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या उसके बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। एक तो ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे वो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10। किसी ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो इनमें से कौन सा ऑर्डर किसी एलिमेंट का नहीं हो सकता। तो नंबर 1 जो भी एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं वो सब इस नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो सारे के सारे छोटे हैं, तो ये तो यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब नंबर 2 जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 10 को डिवाइड कर रहा है तो ये भी होगा, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है, बट 3 ऐसा नंबर है जो 10 को डिवाइड नहीं करता है। सो दैट मीन्स आंसर पूछा गया है कैन नॉट बी पॉसिबल, तो यहाँ पे 3 पॉसिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 16 एंड ए बिलोंग्स टू जी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही है, कि अब ऑप्शन में क्या गिवन है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर गिवन है। तो फिर से आपके माइंड में दोनों प्रॉपर्टीज आ जानी चाहिए कि अगर ऑर्डर 16 है तो यहाँ पे 16 से बड़ा जो नंबर है आप उसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो स्किप हो गया। अब आते हैं हम इस प्रॉपर्टी पे कि एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो 16 को डिवाइड करता है, 5 और 3 डिवाइड नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ग्रुप थ्योरी में, बट वो हम तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमें ये प्रॉपर्टीज़ पता हो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे लिए सारे क्वेश्चन करवाना तो पॉसिबल होगा नहीं, तो मैं आपको इसके कई सारे क्वेश्चन है मेरे पास, मैं वो आपको सब प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसमें नंबर 6 में गिवन है कि यदि ए का ऑर्डर n है एंड ए का ऑर्डर n का मतलब क्या है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो तो n के इक्वल है, तो a की पावर n इक्वल टू ई है, बट आपको a की पावर m भी e के इक्वल गिवन है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब m मल्टीपल होगा n का। क्लियर? समझ में है क्या कहना चाह रहे हैं अपन?
मीन्स जैसे कि यहीं मैं आपको कोई ऑप्शन ले लूँ कि सपोज ये था कि ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2 है, यानी ए स्क्वायर बराबर ई देगा। अब आपसे बोला गया है कि ए की पावर 4 भी ई के इक्वल होगा, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ये जो नंबर है वो इस ऑर्डर का मल्टीपल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो 2 4 का मल्टीपल है, ऐसे ए की पावर 6 भी ई होगा, ऐसे ए की पावर 8 भी ई होगा, एंड सो ऑन। तो वही ये थ्योरम कह रही है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है एंड ए की पावर एम इक्वल टू ई है, देन एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन। तो जो एम होगा वो मल्टीपल होगा एन का, ये इसका मीनिंग है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है नंबर 7 कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए एंड दिस इज ट्रू ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एंड इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ए के इक्वल होगा। कौन सा ए ले रहे हैं अपन यहाँ पे, जो यहाँ बीच में लिखा होगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा होगा उसके ऑर्डर के इक्वल होगा इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर। और यहाँ पे जो एक्स है वो जी के सभी एलिमेंट्स हैं, यानी किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करके नया एलिमेंट बनाते हैं तो उसके एक इक्वल आएगा। अब कैसे काम में लेंगे उसके लिए फिर से मैंने एग्जांपल बताया कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू। तो अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो सॉल्व कुछ नहीं करना, इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा बीच वाले एलिमेंट के बराबर होता है। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 5, तो आंसर हो जाएगा 5। कुछ भी सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, तो भी आंसर सेम ही होगा, ऑर्डर ऑफ ए, तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर 8 प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है वैसे तो एग्जाम्पल है बीएससी की बुक का, कई बार बीएससी में पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे ये कि यदि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 5 है, दैट मीन ए की पावर 5 इक्वल टू ई है एंड ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो फिर जो बी है उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, 31 के इक्वल होगा। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, याद रखना। फिर एक बाय नेम ग्रुप है यहाँ पे, क्लाइन 4 ग्रुप। तो क्लाइन 4 ग्रुप क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिसमें 4 एलिमेंट हो एंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन K4, इससे क्लाइन 4 को शॉर्ट में बोलते हैं K4 ग्रुप। सो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन K4 ग्रुप इज इक्वल टू 2। तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसकी डेफिनेशन भी है कि क्लाइन 4 ग्रुप में 4 ही एलिमेंट होंगे, नंबर 1, और सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये ऐसा होता है कुछ E A B और C। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 होगा, ये तो हमें पता है। ऐसे बाकी के 3 एलिमेंट बचे, तीनों एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अब उस पर बेस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ जी बी ए क्लाइन 4 ग्रुप देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अगर नाम मेंशन कर दिया क्लाइन 4 ग्रुप है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 के इक्वल होगा। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखी और कुछ क्वेश्चन देखें। ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए बताएं, और कई सारे क्वेश्चन आए हैं और मुझसे बोला भी गया था कि मैम इसकी ट्रिक्स बताना आप। तो ये ट्रिक्स ही हैं जो मैंने बताई हैं। अगर ये रिजल्ट याद होंगे तो आप विद इन 1 सेकेंड में इनका आंसर दे सकते हो ग्रुप के ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नया चैप्टर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो 1 बाय 1 देखते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं बता रही मैं, बस डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर अपन कवर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे गिवन है कि इफ़ एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है ना, माना एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप जी का, देन नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि एच सब ग्रुप होगा जी का। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ 2 एलिमेंट आप एच में लेंगे और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी ये एलिमेंट भी यदि एच में चला जाता है देन बी कैन से दिस एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये याद रखना, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है। फिर नंबर 2 है कि एच सब ग्रुप होगा जी का। कब? इफ़ एंड ओनली इफ एच इनवर्स इक्वल टू एच। फिर नंबर 3 है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। कब? अगर एच सब ग्रुप है तो वो इम्प्लाइज करेगा कि एच इनवर्स एच के इक्वल होगा। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ नहीं है, केवल ये एक ही साइड से ट्रू है। अगर ऐसा होगा तो सब ग्रुप होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर नंबर 4 है कि यदि एच सब ग्रुप है जी का देन एच एच इक्वल टू एच। फिर अगेन ये भी यहाँ पर कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो एच सब ग्रुप होगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे 4-5 प्रॉपर्टी बताई है, इस पर इजीली एक क्वेश्चन बन सकता है कि सब ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सब ग्रुप। फिर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें यही ऑप्शन गिवन होंगे जो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट पर मेंशन किया है। तो किस में इफ़ एंड ओनली इफ़ है, किस में नहीं है, बस वो याद रखना, और क्या डेफिनेशन है वो। क्लियर?
अब नंबर 5 में है कि यदि H को K से मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालें, H और K क्या है, दोनों सब ग्रुप है G के, तो ये इक्वल होगा K इन्वर्स और H इन्वर्स। यहाँ पे भी क्या आएगा, H इन्वर्स। सो इट इज़ इक्वल टू दिस वन, K इन्वर्स H इन्वर्स। फिर नंबर 6 है, ये भी डेफिनेशन है सब ग्रुप की कि इफ़ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़ दो एलिमेंट H में लेंगे और AB भी H में आ जाए। बट यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि ये दिस H मस्ट बी फाइनाइट सबसेट ऑफ G। ये फाइनाइट होगा तभी ये ट्रू होगा। यहाँ पे फाइनाइट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, H कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, बट यहाँ फाइनाइट होगा तो ही AB बिलोंग्स टू H पे H सब ग्रुप बनेगा। तो ये भी एक ऑप्शन का पार्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर यहाँ पे 7 प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो सब ग्रुप का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो भी वापस से सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। देन इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ G। फिर ये यूनियन पे है नंबर 8 प्रॉपर्टी कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यूनियन में कंडीशन अप्लाई होगी, इंटरसेक्शन पे कोई कंडीशन नहीं थी, इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा। बट यूनियन पे कंडीशन अप्लाई है कि यूनियन तभी सब ग्रुप बनेगा जब एक दूसरे के अंदर कंटेंट होंगे, या तो H1 H2 के अंदर कंटेंट हो या H2 H1 के अंदर कंटेंट हो, तभी यूनियन क्या बनेगा, सब ग्रुप, अदरवाइज नहीं बनेगा। फिर नंबर 9 प्रॉपर्टी है कि यदि H और K दो सब ग्रुप है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी सब ग्रुप कब बनेगा, जब H के बराबर KH आ जाए, यानी इस सब ग्रुप को इससे मल्टीप्लाई करें या फिर K को H से मल्टीप्लाई करें, जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो ही H के जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप बनाएगा G का। फिर नंबर 10 यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं Na को नॉर्मलाइजर ऑफ A और G को बोलते हैं सेंटर ऑफ G। तो जो Na और Z ऑफ G होता है ये दोनों ही सब ग्रुप होते हैं G के ऑलवेज। फिर उसमें ये कंडीशन मस्ट है कि जो सेंटर ऑफ G होता है वो हमेशा सबसेट होता है Na का। ये यहाँ पे छोटा सेट होगा, ये यहाँ पे बड़ा सेट होगा। अब कब दोनों बराबर होंगे इसके लिए भी कंडीशन है, सेंटर ऑफ G इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ है, कब, जब G यहाँ पे अबिलियन ग्रुप हो। तो ये भी याद रखना कि अगर G अबिलियन ग्रुप दे रखा है तो सेंटर G और नॉर्मलाइजर ऑफ है दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज सेंटर G हमेशा सबसेट होता है Na का। फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ Z कॉमा प्लस, यानी इस ग्रुप के कितने फाइनाइट सब ग्रुप होंगे। तो इस ग्रुप का केवल एक ही फाइनाइट सब ग्रुप होगा, तो आंसर तो होगा 1, और वो कौन सा होगा, सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो H होगा यही यहाँ पर फाइनाइट होगा। इसके अलावा इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे सब इनफाइनाइट होंगे। तो इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म के होंगे, MZ कॉमा प्लस एंड ऑल आर इनफाइनाइट सब ग्रुप। ओनली वन सब ग्रुप इज़ फाइनाइट, वो ये वाला होगा, और बाकी सारे के सारे सब ग्रुप क्या होंगे, इनफाइनाइट। और किस टाइप के होंगे, MZ कॉमा प्लस, M क्या है यहाँ पर, अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और जब 0 आ जाता है तो ये वाला केस बन जाता है यहाँ पे। क्लियर, ठीक है। ये सब ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ नंबर ऑफ सब ग्रुप, हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ सब ग्रुप। अब नेक्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। किसी भी ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए जिसे बोला गया लाग्रांज थ्योरम। तो ये वाली थ्योरम तो इस बार एग्जाम में आई भी है कि लाग्रांज थ्योरम का स्टेटमेंट कौन सा होगा, ABCD 4 ऑप्शन। तो स्टेटमेंट इसका ये है, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मीन्स जितने भी सब ग्रुप होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। तो इस इतनी बड़ी लैंग्वेज को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ H इज़ ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, कब, जब G फाइनाइट ग्रुप है तो, ठीक है ना। अब इस थ्योरम की हेल्प से ये हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि यदि आपको ग्रुप का ऑर्डर गिवन है, सपोज इट इज़ इक्वल टू n, तो हमें n के यहाँ पे क्या करने होंगे, फैक्टर्स करने होंगे। और जो फैक्टर्स करेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स की पावर्स के फॉर्म में आपको करने होंगे। यहाँ पे जो P1 P2 Pn है वो प्राइम नंबर्स हैं और उनकी पावर्स होंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n। देन द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप आर, ये जो पावर्स यहाँ पे मिलेगी उसमें से एक ऐड करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नंबर मिलेगा ये मिलेगा आपको टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ एनी ग्रुप। कैसे अप्लाई करना है उसको एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल सा। माना G का ऑर्डर आपको गिवन है 12, आपसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करें। तो जो भी ऑर्डर गिवन है उसके आपको फैक्टर्स करने होंगे, इस तरीके से करने हैं कि प्राइम्स की पावर्स के फॉर्म में आपको मिल जाए।
तो इसके फैक्टर पॉसिबल है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। अब आपको यहाँ से पावर्स लेनी है और उसमें एक ऐड करके इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 × 3 6। तो यहाँ पे 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसके 6 सब ग्रुप्स होंगे। और आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं वो 6 सब ग्रुप कौन कौन से ऑर्डर के होंगे। तो यहाँ 12 का जो सबसे पहला डिविजर्स होगा वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा और फिर उसके बाद खुद 12 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिविजर्स इसके मिल गए हमें। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए हैं। इन 4 एग्जांपल्स को सॉल्व करके आप टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना, और फॉर्मूला आपके सामने है इस तरीके से। ठीक, अब ये रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, और ये दोनों रिजल्ट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं वो इन्हीं रिजल्ट पे बेस होंगे। तो क्या रिजल्ट्स है वो देखते हैं हम। तो नंबर 1 रिजल्ट है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर के इक्वल है एंड पी इज ए प्राइम नंबर, देन जी इज एन अबिलियन ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप हमेशा अबिलियन ग्रुप होगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबिलियन ग्रुप। तो अबिलियन ग्रुप के लिए एक तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 3 4 एंड 5 ये ऑर्डर के ग्रुप हमेशा अबिलियन होते हैं, नंबर 1। अब मैंने यहाँ पे बताया पी स्क्वायर ऑर्डर का, यानी 25 होगा, 9 होगा, पी का मतलब प्राइम नंबर, तो 16 होगा, ये गलत होगा क्योंकि 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ये सब यहाँ पे क्या होंगे, अबिलियन ग्रुप होंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। इस तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर जी का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो जी अबिलियन ग्रुप होगा। नाउ हैंस इसका मीनिंग ये है कि जी का ऑर्डर, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर और सेंटर का ऑर्डर हमेशा तीनों सेम होंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 25 देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इक्वल टू, या फिर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ इक्वल टू। तो ये प्रॉपर्टी याद होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो जी का ऑर्डर होगा वही सेंटर का ऑर्डर होगा, वही नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होगा। ओके, अब नंबर 2 है कि यदि जी एक नॉन अबिलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, अगेन पी क्यूब का मतलब पी प्राइम नंबर है और उसका होल क्यूब, और ये क्या होना चाहिए, नॉन अबिलियन, इस पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो कोई नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी क्यूब है, तो फिर सेंटर का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा पी होगा और नॉर्मलाइजर का जो ऑर्डर होगा हमेशा पी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इस पर बेस मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर 125 है and it is a non-abelian group, then the total number of element in center of G। तो नॉन अबिलियन है, अगर नॉन अबिलियन गिवन है तो आप यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर चेक कर लीजिए कि क्या गिवन है। तो यहाँ पे ये पी क्यूब यानी 5 का क्यूब गिवन है आपको। अगर 5 का क्यूब गिवन है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सेंटर ऑफ जी इक्वल टू पी, पी मीन्स 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। तो वो जो आपके ऑर्डर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो इसी तरीके से आए हुए हैं आपको प्रॉपर्टी बेस्ड। तो प्रॉपर्टीज़ याद होती हैं तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे, जितने भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन हैं या इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है तो सब पूरा प्रॉपर्टी बेस है, थ्योरम बेस है, और ये पूरा पेपर ही थ्योरेटिकल है इवन आपका, इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं होती, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर थ्योरी याद है तो आप 1 सेकेंड में टिक लगाएंगे क्वेश्चन पे, नहीं याद है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते वहाँ पे। तो मैं आपको पूरा ग्रुप थ्योरी का बेसिक्स से लेके एडवांस तक मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको इससे बाहर ग्रुप थ्योरी में कुछ नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। तो कुछ और इसके रिजल्ट्स हैं वो भी हम देखते हैं, 1-2 रिजल्ट और है सब ग्रुप के, और साथ में इसके क्वेश्चंस भी करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा सब ग्रुप का। गिवन है कि इफ़ एच एंड के आर एनी 2 फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा जब एच और के कोई भी 2 फाइनाइट सब ग्रुप है ग्रुप जी के। तो ये याद रख सकते हैं, छोटा सा रिजल्ट है। अब जब इससे पहले मैंने कुछ रिजल्ट लिखवाए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 121 देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेंटर ऑफ जी, कि जी के सेंटर में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर फाइंड करना है। यदि ग्रुप का ऑर्डर 121 है तो आप इस 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या है यहाँ पे पी स्क्वायर के फॉर्म में। और अभी हमने क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। अगर अबिलियन ग्रुप है तो उसका सेंटर का ऑर्डर, उसका नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है।
सो दैट मीन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी सारे क्वेश्चन, बट वो तभी कर पाएंगे आप जब भी आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, तो आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप में हम इसकी डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होती हैं। तो जी जो कि किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है, तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं जी इक्वल टू दिस, दैट मीन्स इट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप। सो दिस नॉन एज अ साइक्लिक ग्रुप वेयर दिस एलिमेंट इज अ जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। इसको जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर का मीनिंग इस एलिमेंट से जनरेट होगा हमारा पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वन बाय वन देखते हैं। यदि कोई जी साइक्लिक ग्रुप है, देन नंबर 1 कि ग्रुप का ऑर्डर यानी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर हमेशा बराबर होगा। अगर जी साइक्लिक है तो वो जिस भी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है उस एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर हमेशा इक्वल होगा। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। अब नंबर 2 देखते हैं हम। गिवन है कि वी नो दैट कि एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा बराबर होता है। इसी तरीके से कि जी साइक्लिक है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, तो फिर वो ए इन्वर्स भी क्या होगा, जी का जनरेटर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी जनरेट बाय ए एंड इट इज जनरेट बाय ए इन्वर्स ऑल्सो। ये नंबर 2 प्रॉपर्टी हो गई। ये 3 है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं सारे अबिलियन तो होते हैं, बट अबिलियन ग्रुप साइक्लिक हो नॉट नेसेसरी। तो कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होता है। एक साइड से ये प्रॉपर्टी ट्रू है। फिर नंबर 4 है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स। अगर साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो फिर उसके केवल 2 जनरेटर होंगे, ना तो 2 से कम होंगे ना 2 से ज़्यादा होंगे, केवल 2 जनरेटर्स होते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के। उसका बेस्ट एग्जांपल है ये जो मैंने लिखा हुआ है। यही एग्जांपल आते हैं अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के आते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आता। तो नंबर 1 है जेड कॉमा प्लस सेट ऑफ इंटीजर ऑपरेशन प्लस। ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है जिसके 2 जनरेटर होते हैं 1 एंड -1। अब अभी जस्ट हमने देखा था कि एम जेड कॉमा प्लस इसका क्या था, सब ग्रुप बनाते हैं ये सारे के सारे जो कि इनफाइनाइट सब ग्रुप थे, ठीक है ना। अब अगर एम जेड कॉमा प्लस गिवन है आपको, तो अगर ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। सो ये भी साइक्लिक होगा तो इसके भी जनरेटर्स होंगे। तो एम जेड कॉमा प्लस के जनरेटर्स होते हैं एम एंड -m। एम क्या है, जो यहाँ नंबर लिखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि फाइंड द जनरेटर्स ऑफ अ ग्रुप 3z कॉमा प्लस। अब 3z कॉमा प्लस इस फॉर्म में है जहाँ पे m की वैल्यू किसकी इक्वल है 3। सो दैट मीन्स के जनरेटर्स क्या हो जाएंगे 3 एंड -3। तो जो भी यहाँ पे m गिवन होगा वो यहाँ पे जनरेटर्स होंगे। इस तरीके से प्रॉपर्टी काम आएगी। अब कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, 1 बाय 1 देखते हैं। इफ़ g अपॉन सेंटर ऑफ g साइक्लिक, यानी ये साइक्लिक ग्रुप गिवन है, देन g इज एन अबिलियन ग्रुप। तो ये साइक्लिक है तो फिर ये जो ऊपर वाला ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप ऐसे याद रख सकते हो कि g अपॉन सेंटर ऑफ g क्या है, यहाँ पे साइक्लिक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि g अबिलियन है। बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा कि इफ़ g इज एन अबिलियन ग्रुप देन g अपॉन सेंटर ऑफ g साइक्लिक नॉट नेसेसरी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। फिर नंबर 2 है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं बताई, वो ज़रूरी नहीं है। बस याद रखना कि इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है और इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं। कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप। तो इंडेक्स का मीनिंग ये सिंबल होगा इंडेक्स का, g ये रेशो h। इसका मीनिंग है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे इंडेक्स ऑफ h इन g। यानी h की इंडेक्स निकालते हैं हमेशा ग्रुप g के अंदर। और वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि ऑर्डर ऑफ g और ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड कर देते हैं तो हमें इंडेक्स मिल जाती है सब ग्रुप की। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर नंबर 3 यहाँ पे रिजल्ट है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, साइक्लिक ग्रुप होंगे, ठीक है। अब अगर ग्रुप साइक्लिक है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एवरी साइक्लिक ग्रुप आर अबिलियन ग्रुप। तो इससे ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज अबिलियन ग्रुप ऑल्सो। साइक्लिक तो होंगे साथ में अबिलियन ग्रुप भी होते हैं। कौन थे, जब उनका ऑर्डर प्राइम हो गया। तो अब यहाँ पे एक रिजल्ट ये होगा कि ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू p है तब भी अबिलियन होगा। अगर ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू p स्क्वायर है तो भी अबिलियन होगा। ये भी इससे जस्ट मैंने पहले बताई थी ये वाली प्रॉपर्टी। तो
तो अब इससे हम ये दोनों रिजल्ट बोल सकते हैं कि ऐसा होता है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पे। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 5 देन जी साइक्लिक, तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी कि यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर, तो जी साइक्लिक होगा, यस इट इज़ ट्रू। हम तो क्या पूछेगा, नॉट ट्रू। यदि ग्रुप जी का ऑर्डर 25 है देन जी अबिलियन, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि ये क्या है, पी स्क्वायर ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो अबिलियन होता है, यस, तो ये भी यहाँ पर ट्रू है। फिर नंबर सी है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7 देन जी इज अबिलियन ग्रुप, तो यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि 7 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर है तो साइक्लिक होगा तो अबिलियन भी होगा, तो ये भी यहाँ पर ट्रू है। फिर नंबर डी गिवन है आपको, डी ऑप्शन में गिवन है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10 देन जी साइक्लिक, नॉट नेसेसरी कि 10 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा, नहीं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नंबर 4 प्रॉपर्टी है, ये है इंडेक्स के ऊपर। इसमें बोला गया है कि ये जो इंडेक्स है वो इन दोनों इंडेक्स से मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। क्या गिवन है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इट इज़ इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एच इन के एंड इंडेक्स ऑफ के इन जी। ठीक है ना। अब अगर वहाँ ऐसा नहीं याद हो आपको तो वहाँ आप प्रूफ करके देख लेना। इसका अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एच, ये तो LHS से ही आ गया। RHS में आप देख लीजिए ऑर्डर ऑफ के अपन ऑर्डर ऑफ एच, एंड यहाँ आएगा ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ के। ये ऑर्डर ऑफ के से ऑर्डर ऑफ कैंसिल, तो ये बनेगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी अपन ऑर्डर ऑफ एच। तो LHS इक्वल टू RHS, दैट में ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ट्रू है। तो ये रिलेशन होता है इंडेक्स के बीच में। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ना बताते हुए मैं डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज ही बता रही हूँ आपको। उसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज़ नॉर्मल। जितने भी अबिलियन ग्रुप होते हैं उनके सारे के सारे सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। फिर नंबर 2 है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ नॉर्मल। साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है। फिर नंबर 3 क्या है, इफ़ एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इफ़ एंड ओनली इफ़ जी एंड जी इनवर्स इक्वल टू एन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो एन जी इक्वल टू जी एन होगा, ऑलवेज फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो ये नंबर 4। अब इसकी नॉर्मल सब ग्रुप की और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये यहाँ पे कुछ और थ्योरम्स है नॉर्मल सब ग्रुप्स की, क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं 1 बाय 1। तो नंबर 5 में है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप में भी देखा था कि 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन क्या बनाना था, सब ग्रुप। ऐसे ही 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप बनेगा, किसका, जी का। अब ये जो नंबर 6 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे इजीली एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एच तो एक सब ग्रुप है और एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है, 2 सब ग्रुप है जिसमें एक तो केवल सब ग्रुप है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब दोनों का यदि इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फिर वो नॉर्मल बनेगा, किस में बनेगा, एच में। तो जो चेंज होगा ऑप्शन में वो यही होगा कि एच इंटरसेक्शन एन नॉर्मल होगा एच में, या फिर इन जी लिख देंगे, या फिर इन एन लिख देंगे, या फिर नन ऑफ दी, कि इनमें से किस में नॉर्मल बनेगा। तो जो इंटरसेक्शन है वो नॉर्मल बनता है किस के अंदर, सब ग्रुप के अंदर, जो यहाँ पर सब ग्रुप गिवन है। अब अगर नोटिफिकेशन भी चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे एच के दे देते हैं आपको, के एन दे देते हैं, कुछ भी दे दें, तो आप तो ऐसे याद रखना कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑलवेज इन नॉर्मल इन सब ग्रुप। सब ग्रुप के अंदर हमेशा नॉर्मल होता है, इसलिए ये यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर नंबर 7 है कि यदि 2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, ये जो साइन है ये नॉर्मल सब ग्रुप का है कि एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फिर नंबर 8 है कि जो सेंटर ऑफ जी होता है और जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है वो दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी के। ठीक है। फिर नंबर 9 है कि अगर किसी सब ग्रुप की जो इंडेक्स है वो 2 मिलती है आपको, तो फिर हम बोलेंगे कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। इफ़ इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज़ 2 देन द सब ग्रुप इज़ नॉर्मल। दैट मीन्स यदि हम ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करते हैं और 2 मिल जाता है, देन हम कहेंगे कि एच क्या है यहाँ पे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है इस पे बेस आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये कल मुझे कमेंट में 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन
कि मैम एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 30 है, देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द सेंटर ऑफ जी, तो इनमें से सेंटर ऑफ जी का कौन सा ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वो इस प्रॉपर्टी पे बेस है जो मैंने यहाँ पर करवाया है कि सेंटर हमने बोला कि क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप होता है जी का, ठीक है। अब नॉर्मल सबग्रुप है, दैट मीन्स जब हम जी की इसके साथ इंडेक्स निकालेंगे तो आपको 2 मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब इंडेक्स 2 कब मिलेगी, जब आप 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, तो जो पॉसिबल ऑर्डर है जी का वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी नॉर्मल है। तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रॉपर्टी ने पूछ के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको याद होंगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15, कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इक्वल टू 15। ओके, क्लियर, ठीक। अब ये 2 बाइनेम थ्योरम्स हैं, कैलेस थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हो सकता है कि इनमें से किसी पे क्वेश्चन आ भी चुका हो, क्या तो दोनों पे आ गया हो या किसी एक पे आया हो, तो ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हो तो इस पर। तो स्टेटमेंट ये है, पहले तो फंडामेंटल थ्योरम का, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी, ठीक है ना। 1-2 बार लर्न करेंगे, याद हो जाएगी। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज किसकी, ऑफ अ ग्रुप जी, जी की होमोमॉर्फिक इमेज लेनी है। अब वो जो इमेज है इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ जी, बस। अब क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिक क्या होता है, वो हमें नहीं देखना, बस हमें तो स्टेटमेंट याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कैलेस थ्योरम। ये थ्योरम है एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, तो बस इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सम, ठीक है ना। यहीं पे चेंज होगा अगर ऑप्शन में चेंज करेंगे तो, कि एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू एवरी परमुटेशन ग्रुप, एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप, वहाँ से क्या सम हटा देंगे, आपके बस लिख देंगे अ परमुटेशन ग्रुप। और फिर थर्ड तो है एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, और फोर्थ में लिख देंगे नन ऑफ दिस। इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन होंगे। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखा है ये याद रखना कि एवरी ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, है ना। ये कैलेस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। अब इसका एक चैप्टर बचा हुआ है होमोमॉर्फिज्म, तो वो हम और देखते हैं जिसमें हमारी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम इसका थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक इमेज, कर्नल, ये होते क्या हैं, तो उनको मैं फटाफट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। नंबर 1 है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मीन्स इट इज़ अ मैपिंग विच इज डिफाइंड फ्रॉम अ ग्रुप टू अनदर ग्रुप। 2 अलग अलग ग्रुप के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड है, और इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन तो हमने माने स्टार, और माने इसका बाइनरी ऑपरेशन है ओ। देन दिस मैपिंग इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म। कब, अगर कोई 2 एलिमेंट आप डोमेन में कंसिडर करते हैं सच दैट उन दोनों एलिमेंट को यदि ऑपरेट करके उस पर एफ इमेज लगाते हैं, अब वो दोनों जो एफ इमेज है वो दोनों एलिमेंट पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है, और जो यहाँ पे ऑपरेशन है वो इस वाले ग्रुप का अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे कि दिस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब यदि ये डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो और क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। कि सपोज हमने एक मैपिंग मानी है, एक ये ग्रुप है, ये यहाँ पर अनदर ग्रुप है, ये है जेड कोमा प्लस, ये जी कोमा क्रॉस, यानी मल्टीप्लिकेशन। ये इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू 2 की पावर एन एंड एन बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन ये जो डोमेन है, तो हमें चेक करना है एफ होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया कि 2 एलिमेंट कंसिडर करेंगे आप डोमेन में, तो n1 n2 2 एलिमेंट मान लिए। देन अब इसका अकॉर्डिंग इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे जी के ऑपरेशन से। यहाँ पे जी का क्या ऑपरेशन है, प्लस, तो आपने दोनों को प्लस करके उस पर एफ मैपिंग अप्लाई कर दी। अब इसका जो है आंसर वो आपको गिवन है 2 की पावर n है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर n1 प्लस n2। अब इसको अलग अलग कर देंगे आप। अब 2 की पावर n1 का मीनिंग है ये n1 की इमेज है एफ़ के अंदर, 2 की पावर n2 का मीनिंग है ये n2 की इमेज है एफ़ के अंदर। तो दैट में ये दोनों एफ इमेज अलग अलग मल्टीप्लाई हो गई, और जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, जो कि कोडोमेन का होना चाहिए, वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि एफ इमेज लगाने पे वो दोनों अलग अलग यहाँ पे हो जाती है विद द ऑपरेशन ऑफ कोडोमेन। तो इफ़ ये सही है देन एफ बिकम अ होमोमॉर्फिज्म। तो ये उसका मीनिंग है होमोमॉर्फिज्म का।
फिर उसके बाद टर्म्स आती है आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म में कुछ नहीं करना होता है, एक मैपिंग होती है, देन दिस मैपिंग बिकम आइसो। कब? जब 3 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, F11 भी होना चाहिए, F12 भी होना चाहिए एंड F होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, देन दिस F बिकम अ आइसोमॉर्फिज्म। अब एक शब्द आएगा होमोमॉर्फिक इमेज। तो होमोमॉर्फिक इमेज का मीनिंग है कि यदि ये जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है तो फिर F को G पे अप्लाई कर दो, यानी ये जो G की इमेज है FG, इट इज़ कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज। तो अगर कहीं FG लिखा हुआ है इसका मीनिंग है ये जो F है वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। ये होता है होमोमॉर्फिक इमेज का मीनिंग। फिर आती है आइसोमॉर्फिक ग्रुप, कि कब 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो उसके लिए अगर 2 ग्रुप आइसोमॉर्फिक है तो दैट मीन उन दोनों के बीच में जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म होगी और वो जो दोनों ग्रुप होंगे वो आइसोमॉर्फिक होंगे। और ये सिंबल है आइसोमॉर्फिक ग्रुप का कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। तो कहीं अगर ये लिखा है तो इसका मीनिंग है ये है कि हम इन दोनों ग्रुप के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसकी टर्म्स हो गई। अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ आइसोमॉर्फिज्म की और होमोमॉर्फिज्म की। अब हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। यही हैं इम्पोर्टेंट जिन पर क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज़ से। नंबर 1 है कि सपोज यदि G से G डैश एक आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म गिवन है देन F ऑफ E इक्वल टू E डैश। ऐसे ही नंबर 2, यदि ग्रुप G के एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट की F इमेज निकालते हैं तो वो इक्वल होगी F ऑफ A के होल इन्वर्स है। दैट में ये इन्वर्स बाहर आ जाएगा और ये मिल जाएगा F ऑफ A का होल इन्वर्स। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, G के सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। फिर नंबर 3 है कि इफ़ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन F ऑफ H इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ G डैश। अगर H सब ग्रुप है तो उसकी जो F इमेज होगी वो सब ग्रुप बनेगी G डैश की, क्योंकि F इमेज लगाएंगे तो कहाँ बन जाएगा, G डैश का मेंबर बन जाएगा। फिर नंबर 4 है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। अब होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, जस्ट मैंने अभी बताई कि ये जो होगा इस तरीके का, अगर मान लीजिए G से G डैश में डिफाइंड एक मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म, ये जो FG होगा दिस इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज एंड दिस FG इज एन अबिलियन ग्रुप। इफ़ G इज अबिलियन ग्रुप, यदि G अबिलियन ग्रुप है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी अबिलियन होगी। इसमें लिखा हुआ है यदि G साइक्लिक है तो उसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो भी क्या होगी, साइक्लिक होगी। तो ये यहाँ पे 4 और 5 में लिखा हुआ है। फिर नंबर 6 है एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z, प्लस। Z, प्लस क्या होता है, ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे वो हमेशा इस ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक बनाएंगे। अब नंबर 7 है कि द F G से G में डिफाइंड इस तरीके से है कि F ऑफ X इक्वल टू X इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। ये एक मैपिंग है जो कि ऑटोमॉर्फिज्म है और उस तरीके से डिफाइन कर रखी है कि अगर F के अंदर इसकी इमेज लगाते हैं, X एलिमेंट की इमेज लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, X इनवर्स मिलता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ G इज एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब नंबर 8 प्रॉपर्टी है कि जो Z, प्लस ग्रुप होता है और जो MZ, प्लस ग्रुप होता है वो हमेशा आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो जस्ट अभी अपने सब ग्रुप की प्रॉपर्टी में देखा था, यदि ग्रुप है तो MZ, प्लस इसके लिए सब ग्रुप होता है और ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। अब नंबर 9 है, ये वैसे तो परमुटेशन ग्रुप के लिए है बट परमुटेशन ग्रुप मैंने यहाँ नहीं बताया क्या होता है, क्योंकि इससे शायद आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ है। बट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें मेंशन कर दी परमुटेशन ग्रुप की। एक तो है नंबर 9 कि जो अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है यानी AN जो होता है वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है SN का। व्हाट इज़ AN? इट इज़ अल्टरनेटिंग ग्रुप। व्हाट इज़ SN? इट इज़ सिमेट्रिक ग्रुप। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है SN का। ये तो होगी 9 प्रॉपर्टी। फिर 10 है कि यदि इनका ऑर्डर निकालना हो कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है तो SN का ऑर्डर तो होगा n फैक्टोरियल के इक्वल और AN का ऑर्डर होगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 के इक्वल। जैसे कि आपसे बोला जाए कि ऑर्डर ऑफ S3 बताएं, यानी सिमेट्रिक ग्रुप 3 का ऑर्डर बताएं, तो दैट मीन यहाँ जो नंबर होगा उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। ऐसे ऑर्डर ऑफ S4 पूछा गया है तो यहाँ जो नंबर है उसका फैक्टोरियल, बट वही चीज़ अल्टरनेटिंग ग्रुप में पूछे तो आप यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल निकाल के अपॉन 2 कर दीजिए। ऐसे ऑर्डर ऑफ A6 पूछा गया है, A6 मीन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो
तो ये यहाँ पे इनका ऑर्डर निकल के आ जाएगा। फैक्टोरियल हमें सॉल्व करने आते ही हैं, तो ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इजीली, न्यूमेरिकल बेस। उसके लिए फॉर्मूलेस बस याद होने चाहिए कि क्या होते हैं इनके ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ग्रुप कंप्लीट होता है। जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो सब मैंने आपको इसमें ग्रुप में बता दिया। आई होप इस वीडियो से बाहर अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब वो बात अलग है कि आप इनमें से कोई प्रॉपर्टी भूल जाओ, आपको याद ही ना आए एग्ज़ाम में, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएँ। बट अगर आपको पूरा वीडियो में जितना मैंने बताया है वो सब कुछ आपको याद है, तो आपका इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा कंफर्म है, क्योंकि मैंने आपको पूरा बीएससी लेवल का इसमें पढ़ा दिया ग्रुप थ्योरी में। अब इसमें बचता है रिंग एंड फील्ड। तो रिंग एंड फील्ड पे मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। अब ये जो रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड है, यदि मैं इनका बेसिक बताऊंगी यहाँ पे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा आज, तो इसलिए मैं इनका कोई बेसिक, इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं बताते हुए मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ लिख दी मैंने, वो भी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके या आ चुके हैं एग्ज़ाम में। तो 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, लर्न कर लेना आप इनको डायरेक्टली एज इट इज़। जैसे नंबर 1 है, अ रिंग आर इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर इफ़ एंड ओनली इफ द कैंसलेशन लॉ होल्ड इन आर। तो कब एक रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर बनेगी? जब उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा। कैंसलेशन लॉ क्या होता है वो जस्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, वही सेम लॉ है यहाँ पे। और इफ़ एंड ओनली इफ है, तो यदि ऐसा होगा तो विदाउट जीरो डिवाइजर बनेगी, यदि विदाउट जीरो डिवाइजर है तो कैंसलेशन लॉ होल्ड होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है रिंग के लिए। फिर नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिन पर मैं इम्पोर्टेंट मार्क करूँ उनको अच्छे से देख लेना, कि जो रिंग होती है ZP, ZP मीन्स इसमें एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 अप टू P-1। रिंग में हमेशा 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें होंगे प्लस P एंड क्रॉस P। तो ये जो रिंग है ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ P इज प्राइम नंबर। तो ये रिंग तभी इंटीग्रल डोमेन बनेगा जब P जो होगा प्राइम नंबर होगा। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने एक मेंशन कर रखा है यहाँ पे, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रल डोमेन। अब ये जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड ऑप्शन गिवन है कि अगर P प्राइम नंबर है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कौन सा प्राइम नंबर है, तो अगर 5 प्राइम नंबर है सो दैट मीन इट इज़ अ इंटीग्रल डोमेन। और यहाँ पे 6 8 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज़ B। तो ये इस प्रॉपर्टी पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फिर नंबर 3 है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। एवरी का मीनिंग है कि जितने भी फील्ड होंगे वो सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन तो होंगे, बट इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो नॉट नेसेसरी। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। तो स्टेटमेंट इतना छोटा सा है बस। तो जो ग्रुप थ्योरी में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं जो अभी मैं आपको बता रही थी, प्रॉपर्टी बेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अपन नेक्स्ट 4 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं कि अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ फील्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनाइट, कि एक फाइनाइट और कम्यूटेटिव जो रिंग होगी विदाउट जीरो डिवाइजर वो हमेशा फील्ड बनाएगी। फिर नंबर 5 है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। बट जितने भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो फील्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब इसका कन्वर्स कब ट्रू होगा, जब वो क्या होगा, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एवरी, कि प्रत्येक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा फील्ड बनाता है। बट हमेशा बनाएंगे, फाइनाइट तो बनाएंगे बट इनफाइनाइट होंगे, नॉट नेसेसरी, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब नंबर 6 है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये भी एक डेफिनेशन होती है, बट यहाँ पर हमने किसी की भी डेफिनेशन नहीं देखी, तो ये भी एक एज ए प्रॉपर्टी आप याद रखना कि जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इंटीग्रल डोमेन की इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। तो कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 के इक्वल होगी किसकी, इंटीग्रल डोमेन की, या फिर एक प्राइम नंबर होगा। इन दो के अलावा कोई तीसरा नंबर पॉसिबल नहीं होगा इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक के लिए। ओके, क्लियर। अब ये 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे कि द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब रिंग इज ऑल्सो सब रिंग।
जैसे सब ग्रुप के लिए होता है वैसे सब रिंग के लिए। फिर नंबर 8 है कि एक फील्ड आपको गिवन है, सपोज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स q, प्लस, क्रॉस। सो दिस फील्ड इज अ प्राइम फील्ड। तो ये जो रेशनल नंबर का फील्ड है वो एक प्राइम फील्ड है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ निकाल के आपके लिए मेंशन की है। अब इसमें और भी MSc लेवल का है, मैक्सिमम आइडियल, प्राइम आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, डोमेन। तो मेरे ख्याल से वो टॉपिक्स नहीं आए होंगे आपके। ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ एंड रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड। और सपोज वहाँ से क्वेश्चन आया भी है तो अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसको वहीं स्किप कर देना, आप उनको अटेम्प्ट मत करना। तो ये हमारी आज ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होती है इस एक वीडियो में। जितना पॉसिबल था उतना मैंने सारा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। साथ में मैंने क्वेश्चंस भी बताए हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था तो इस पर क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं वो बस मैंने आइडिया दिया है आपको क्वेश्चंस का। और ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन मैं आपको 100% टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगी। और जो बाकी के टॉपिक्स हैं और जो वीडियोस की आप मुझसे PDF के लिए बोल रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि मैम वीडियोस की PDF भी प्रोवाइड करवाइए। तो PDF बस यही होगा कि ये मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है नहीं है, मैं हाथों हाथ अभी बुक्स में से लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। 3-4 बुक्स हैं मेरे पास नेट की BSc की, उन सभी बुक्स में से मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करके हाथों हाथ यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ। तो हैंड रिटन नोट्स है नहीं, बट मैं इनके जो फ़ोटोज़ हैं वो क्लिक करके उसकी PDF बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। इतना मैं कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो वो PDF भी आपको आज मिल जाएगी, सभी वीडियोस की, जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन सब की। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अब अगर नेक्स्ट वीडियो हो सकता है आज शाम को मैं प्रोवाइड करवाऊँ आपको। जो भी टॉपिक होगा मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि वेक्टर कैलकुलस में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सभी हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू।